हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। हमारे एटा एडवांस टीम की ओर से जो वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, आप लगातार उन्हें देख रहे होंगे। और आज हम अपना उसी जो हमारा पॉलिटी का धुआं सीरीज चल रहा है, उसी में अगला लेक्चर लेके आए हैं। लास्ट हम क्या पढ़ चुके हैं, संसद को हमने कवरअप कर लिया है। और आज का जो टॉपिक होगा होगा तो उसी संसद से भाग 5 ही होगा, ठीक है। लेकिन वास्तव में टॉपिक का नाम होगा वो राज्यसभा होगा, ठीक है। वास्तव में हमारी टॉपिक का जो नाम होगा वो क्या होगा, राज्यसभा होगा। तो देखते हैं, हम बात करेंगे। आज हम जो बात करेंगे वो क्या होगी, हमारी भाग 5 ही होगा, ठीक है। भाग 5, और भाग 5 में संघ और संघ 52 से, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक यही रहेगा, यही रहेगा। हमने लास्ट क्या पढ़ा था, लास्ट हम संसद को क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। आज हम करेंगे वो राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा से पहले हम बात करेंगे, किसकी करेंगे, सरकार, ठीक है। किसकी बात करेंगे, सरकार। तो सरकार की अगर बात करें तो सेम मैं केंद्रीय स्तर की सरकार की बात करूंगा, भाग 5 रहेगा। और अनुच्छेद भाई भाग 5 संघ, संघ के अंतर संघ की जो सरकार होगी उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, अगर हम वास्तव में बात करें तो पहले हम आपको एक थोड़ा सिनेरियो बता दें। सरकार मतलब हम सरकार को 3 भागों में बांटते हैं। सरकार के 3 अंग हैं। एक है हमारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है, तो जो हमारे सरकारों में कानून बनाने का काम करते हैं उन्हीं को हम विधायिका कहते हैं, ठीक है। उन्हीं सदस्यों के संगठित रूप को विधायिका कहते हैं। अब कौन कानून बनाने का काम करता है, लोकसभा और संघ की बात चल रही है तो हम बता रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, अब सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं, सांसद कहलाते हैं। तो वो लोग जब इकट्ठा होकर देश के लिए कोई कानून बनाते हैं, उसी एकत्रित रूप को, उन्हीं सदस्यों के एक संगठित रूप को ही हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। अब दूसरा रहता है इसका अंग कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका है वो है इस कानून को जो बना तो दिया विधायिका ने, लेकिन लागू कराने का काम किसका है, कार्यपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन आता है, हमारी कॉमन रूप से संसद। अब संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति आएंगे, हमारे राष्ट्रपति जी आएंगे, मंत्रिपरिषद आएगी, प्रधानमंत्री आएंगे, राष्ट्रपति जी आएंगे। ये हमारे क्या हैं, कार्यपालिका के सदस्य हैं। अब देखो, लोकसभा से मैंने बताया था कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो हस्ताक्षर कर देंगे अगर राष्ट्रपति जी, तो वो क्या बन जाएगा, वही तो कानून बन जाएगा। तो कानून पास करने का मतलब, बना तो दिया विधायिका ने, उसे पास मतलब लागू कराने का काम किसने किया, राष्ट्रपति जी ने किया। न्यायपालिका, ठीक है। अब न्यायपालिका क्या है, जो न्याय करती है इनमें या सामूहिक, मतलब इन कार्यपालिका विधायिका से बने कोई कानून से मतलब विवाद उत्पन्न होता है, या और भी देश में विवाद होते हैं, या कोई भी कार्य मतभेद उत्पन्न होता है, इन पर उनका न्याय करने का काम कौन करती है, हमारे यहाँ ये न्यायपालिका। न्यायपालिका में हमारे कौन कौन आते, क्या किस किस चीज को रखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इनको हम न्यायपालिका के अंतर्गत रखते हैं। अब जो विधायिका है अगर वो केंद्रीय स्तर पर है विधायिका, तो उसे हम संसद नाम देंगे। और राज्य स्तर की विधायिका है तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम विधान मंडल नाम देंगे। अब संसद भी हमने बताया, संसद के 2 अंग होते हैं। संसद के 2 अंग कौन कौन से होते हैं, एक तो लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, और तीसरा जो हमारा अंग है अभिन्न अंग, राष्ट्रपति जी होते हैं। सदन संसद के 2 होते हैं और तीसरा अंग है वो राष्ट्रपति जी होते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा को ही हमें आज अध्ययन करना है।
तो देखते हैं हम इसको। देखिए, सरकार, सरकार के अंग कितने माने गए हैं? सरकार के 3 अंग माने गए हैं। कौन कौन से अंग माने गए हैं? एक तो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा। दूसरा, सॉरी 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 सरकार के 3 भाग हैं। पहला आपका विधायिका, विधायिका। दूसरा अंग इसका क्या है? कार्यपालिका। तीसरा अंग इसका क्या है? न्यायपालिका। तीसरा अंग है न्यायपालिका। अब यहां पे देखें, कार्यपालिका ये क्या करती है? कार्यपालिका का वो सॉरी विधायिका का काम है कानून बनाना। इसका काम क्या है? कानून बनाना। विधायिका का काम है कानून बनाना। और कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो इसका अभी बताया, ये कानून बना दिया गया है, ये कानून बना दिया गया है, इसको लागू कराना, मतलब कानून को लागू कराना या करना, लागू कराना। न्यायपालिका, विधायिका ने कानून बनाया है, कार्यपालिका ने कानून को लागू किया। अब इससे कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है तो विवाद उत्पन्न होने पर न्याय करना। क्या करना? न्याय करना। ये किसका काम है? ये काम है आपका न्यायपालिका का। अब हम बात करें अगर विधायिका की, तो इसमें अगर ये केंद्र के स्तर की है, किसके? अभी बताया था हमने आपको, केंद्रीय स्तर पर विधायिका है तो इसे क्या नाम देते हैं? संसद। इसे क्या नाम देते हैं हम? संसद नाम देते हैं। और यही अगर राज्य स्तर की विधायिका है, किसके? राज्य स्तर की, तो इसे क्या नाम देते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल, इसे क्या नाम देते हैं? विधानमंडल। अब मुझे पढ़ना क्या है? मुझे पढ़ना क्या है? संसद। क्या पढ़ना है? संसद। और संसद का कुछ पार्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। अब ये तो हो गई आपकी विधायिका, ठीक है, ये क्या हो गई? विधायिका। और विधायिका में किस किस को रखते हैं? एक तो संसद को, और संसद के 2 अंग, कौन कौन से अंग? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। तो इनको रखते हैं हम किसमें? विधायिका में। किसको? लोकसभा और राज्यसभा। इनका मतलब है इनके सदस्य, लोकसभा के सदस्यों को रखते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को रखते हैं, ठीक। अब यही संगठित होकर लोकसभा और राज्यसभा के लोग संगठित होकर क्या बनाने लगे? कोई देश के लिए कानून बनाने लगते हैं, ठीक है, तो वही विधायिका का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? विधायिका का रूप ले लेते हैं। विधायिका का रूप ले लेते, ठीक है। संगठित रूप से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कानून बनाने का काम करते हैं तो वो विधायिका कहलाती है। मेरे हिसाब से आपको विधायिका पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। विधायिका क्या है एक बार पुनः समझा दूंगा। अब कार्यपालिका में हम एक तो संसद को, किसको? कार्यपालिका के अंग कौन कौन हैं?
स्वयं संसद है, संसद दोनों में कॉमन है। राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं। मानो ये कानून बनाया गया है, वो कानून लागू कराने का काम राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, राष्ट्रपति जी, तभी तो कोई बिल कानून में बदलता है। तो कानून बनाने का कार्य किसका? राष्ट्रपति का। संसद है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी हैं, पीएम हैं, महान्यायवादी हैं और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद भी इसमें रखी जाती है, मंत्री परिषद, मंत्रिपरिषद को भी इसमें रखा जाता है। तो कार्यपालिका के अंग कौन कौन है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद और हमारे महान्यायवादियों को भी, महान्यायवादी को भी इसमें रखते हैं, वादी सॉरी, ठीक है, महान्यायवादी को भी इसमें रखते हैं। अब न्यायपालिका है, उसमें क्या है? न्यायपालिका में हमारे सुप्रीम कोर्ट है, एससी है, एचसी हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय, इनको उच्चतम कहते हैं या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। एससी सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और इसका होता है उच्च न्यायालय, न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो न्यायपालिका के ये अंग हैं और इसी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आते हैं, जिला न्यायालय, क्या? जिला न्यायालय, जिला न्यायालय। तो देखो ये सरकार के अंगों के बारे में था, ये क्या था? सरकार के अंगों के बारे में। अभी हमने आपको बताया जो केंद्रीय स्तर की विधायिका होती है उसे हम केंद्र में संसद और राज्यों में उसे विधानमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? राज्यों में विधानमंडल के नाम से जानते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो मैंने बोला जो केंद्रीय स्तर की विधायिका को हम क्या नाम देते हैं? विधायिका को क्या नाम देते हैं हम? संसद। क्या नाम देते हैं? संसद। और संसद को हम पहले थोड़ा इसके बारे में पढ़ चुके, लेकिन अब पढ़ेंगे संसद के अंग। क्या नाम देते हैं हम? संसद, ठीक है, क्या नाम दिया है? संसद। और संसद का जो वर्णन था अनुच्छेद 79 में है, ठीक है, 79 में। अब हम बात करेंगे जो संसद है उसके अंगों की, ठीक है, उसके अंगों की। तो संसद के अंग 3 होते हैं। एक मैं पहले भी बता चुका हूं, इसको अभी बता रहा हूं। एक होती है आपकी राज्यसभा, राज्यसभा, दूसरी होती है आपकी लोकसभा, और तीसरे संसद के अंग हैं, अभिन्न अंग हैं, वो है राष्ट्रपति जी। इस बात को हम पहले बता चुके हैं आपको, राष्ट्रपति जी, ठीक है, राष्ट्रपति जी। हमें आज जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा जो वर्णित है वो किसमें है? आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, किसका? राज्यसभा का। अब राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा हमारा एक ऐसा सदन है जो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, विशिष्ट सदन के नाम से जाना जाता है, राज्यों की सभा के नाम से जाना जाता है, और द्वितीय सभा भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय सभा। तो हमें केवल और केवल क्या देखना है यहाँ पे? इसे उच्च सदन भी कहते हैं, ठीक है, इसे उच्च सदन कहते हैं। इसी को स्पेशल, विशेष सदन कहते हैं, विशिष्ट सदन कहते हैं। इसी को हम द्वितीय सदन कहते हैं, इसी को हम
राज्यों की सभा कहते हैं, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन, राज्यों का सदन भी कहते हैं। ठीक है। अब राज्यसभा के उसके बाद आया आपका लोकसभा, इसको निम्न सदन भी कहते हैं, इसको ही निम्न सदन। ठीक है। और राष्ट्रपति जी हैं। और इसका एक जो पॉइंट है वो क्या है, वो है हमारा, इसके अंदर इसे स्थायी सदन, मतलब स्थायी सदन भी कहते हैं। स्थायी सदन का मतलब है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमारे सरकार के जो अंग हैं वो 3 हैं, कार्यपालिक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब कार्यपालिका, वो जो केंद्रीय स्तर की जो विधायिका है, केंद्र वाले स्तर की विधायिका, उसको संसद नाम दिया है। और संसद के 3 अंग हैं, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। उसमें हमारी जो राज्यसभा है वो एक उच्च सदन है भारत के संसद के अकॉर्डिंग, मतलब भारत की पार्लियामेंट्री में एक संसद में उच्च सदन है। ये ऐसा सदन है जो कभी विघटित नहीं होता, कभी भंग नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। ये ऐसा सदन है जिसे राज्यों का सदन भी कहते हैं, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं, इसे उच्च सदन भी कहते हैं, इसे विशिष्ट सदन भी कहते हैं। तो ये इसके अनेकों नाम हैं। आज हम इसी के बारे में, राज्यसभा के बारे में हम अपना जो लेक्चर है आगे बढ़ाएंगे, राज्यसभा के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं आप ऐसे ही नोट्स बनाइए, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं, हम बात करेंगे किसकी, राज्यसभा की। राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं। इसका गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन है 3 अप्रैल 1952 को हुआ। गठन के बाद इसका चुनाव हुआ 1952 में। तब इसमें सदस्यों की संख्या थी वो 200 थी, लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो सामान्यतः जो अभी यूज किए जा रहे हैं ये, या जो चलन में है सदस्य, वो 245 हैं। वैसे अधिकतम 250 हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ था? अनुच्छेद हम बता चुके हैं आपको, इसका अनुच्छेद क्या कितना है, राज्यसभा का अनुच्छेद है वो कितना है, 80 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। उसके बाद और देखा जाए इसका गठन कब हुआ है, गठन 3 अप्रैल 1952 को जब गठित हुई। तो चुनाव हुए तो 200 सदस्य थे इसमें। अब इसकी प्रथम बैठक कब हुई है, 13 मई 1952 को। वास्तव में इस राज्यसभा का राज्यसभा नाम कब पड़ा, उससे पहले इसका नाम क्या था? तो 1954 से पहले राज्यसभा को, गठन तो 1952 में हो गया, लेकिन 1954 से पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। 1954 में इसे राज्यसभा का रूप दे दिया गया। ठीक है, राज्यसभा का रूप दे दिया गया। तो इसकी अब गठन हो गया। गठन के बाद इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई और चुनाव हुआ था 1952 में पहली बार। 200 सदस्य पर चुनाव हुआ था। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी आरंभ में इसका नाम क्या था। आरंभ में राज्यसभा का नाम क्या था? आरंभ में इसका नाम था, वो क्या था? आरंभ में इसे काउंसिल
ऑफ स्टेट, ठीक है, ये नाम दिया गया था आरंभ में इसका, काउंसिल ऑफ स्टेट। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आरंभ में जो राज्यसभा का नाम था वो क्या था, स्टेट ऑफ काउंसिल या काउंसिल ऑफ स्टेट। ध्यान रखना इस बात का, ये काउंसिल ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ काउंसिल, तो काउंसिल ऑफ स्टेट इसका नाम था। लेकिन 1954 में, कब, 1954 में इसी काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर, इसी काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बदलकर क्या नाम रख दिया गया इसका, राज्यसभा, राज्यसभा। ये आपका राज्यसभा का क्या हो गया, ये पूरा विवरण हो गया। तो आप इसी तरह से जैसे मैं बना रहा हूं आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज्यादा अच्छे से तुरंत तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, मैंने बताया सरकार के 3 अंग, फिर उसके बाद आपको समझाया कि जो हमारा केंद्रीय स्तर का विधायिका है उसे संसद के 3 अंग में लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अब उसमें राज्यसभा के बारे में बात की, राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत इसका वर्णन किया गया है। और राज्यसभा का गठन कब हुआ, उसकी प्रथम बैठक कब हुई, प्रथम चुनाव हुआ था तब कितने सदस्य थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस राज्यसभा के अगले पॉइंट पर आते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, देखें। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के कार्यकाल पर। राज्यसभा का कार्यकाल, देखो लोकसभा का कार्यकाल हो या राज्यसभा का कार्यकाल हो, दोनों का ही अनुच्छेद एक ही है। अनुच्छेद 83 में इनका कार्यकाल की बात की गई है। लोकसभा का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष होता है, और इसका कार्यकाल है वो भैया अस्थायी है, वो सॉरी स्थायी सदन है, विघटन हो नहीं सकता, तो इसके कार्यकाल हमेशा चलता। लेकिन हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष रहता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। अनुच्छेद 83 में ये बताया गया है कि ये इसके सदस्यों का कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष होगा। लेकिन इसके जो सभापति होंगे उनका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष ही होगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है वो कौन सा सदन है जिसके सदस्य का मतलब जिसके सभापति का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो वो यही सदन है, ठीक है, यही सदन है। अब हम बात करें राज्यसभा में इसके सदस्यों का चुनाव की बात करें तो इनके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो प्रांतों की विधानसभा है, विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य हैं, चुने हुए सदस्य हैं, उनके उन सदस्यों द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। प्रांतीय विधानसभा मतलब विधायकों द्वारा इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो देखो हम बात करते हैं, ये अनुच्छेद 83 के में, अनुच्छेद 83 में राज्यसभा का कार्यकाल है। अब राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो वही कैसा है, निरंतर चलने वाला सदन है, निरंतर चलने वाला सदन है। इसको न तो राष्ट्रपति भंग कर सकते, न कोई मंत्रिपरिषद, या न मतलब ये भंग कभी किया ही नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा लिख लो, कभी किसी के भी द्वारा न भंग होने वाला सदन है, न भंग होने वाला सदन है।
ठीक है, कभी भी मतलब कभी आ जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा बंद, नहीं, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 6 वर्ष होता है। सभापति का, जो इसके सभापति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। अब सभापति कौन होंगे, सभापति कौन होंगे, सभापति कौन होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ही क्या होंगे, सभापति होंगे इनके। ठीक है, अब बात करें हम इनका, 6 मतलब सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। हाँ, तो इनके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन क्या होता है, प्रति 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों को रिटायरमेंट दे दिया जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, नए सदस्यों प्रति 6 वर्ष बाद। तो आपके दिमाग में, मन में ये शंका भी आ रही होगी, सर जब नए सदस्यों को चुनाव होता तो शुरुआत कैसे हुई होगी। तो शुरुआत ऐसे हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, चलो अभी तो कोई बात नहीं, 6 वर्ष से चल जाएगा। शुरुआत 1952 में, कब, 1952 में पहली बार चुनाव हुए, 200 लोग आए थे, चलो ठीक है, 200 सदस्य चुनकर आए थे इसमें राज्यसभा में। तो सर ये बताइए, 1/2 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद, कितने, प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। रिटायर मतलब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं 1/2 प्रति 2 वर्ष बाद। सॉरी, एक तिहाई सर, सॉरी मैं 1/2 बता, 1/3 सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। सर शुरू में कैसा रहा, शुरू में ऐसा रहा होगा कि 1952 में जब ये सदस्य चुन के आए होंगे तो उसमें से 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद, अब मानो कहां से कहां तक, 1952 से 1954 तक। अब इसमें से 200 में से 1/3 सदस्यों को निकालना था, क्योंकि 2 वर्ष बाद ही तो हो रहे हैं। कितने वर्ष बाद रिटायर हो रहे हैं, 2 वर्ष बाद हो रहे हैं। तो 1954 में 1/3 सदस्य रिटायर हुए होंगे। तो इस कंडीशन में क्या किया गया होगा, 1954 में पर्ची डाली गई होंगी 200 लोगों के लिए, पर्ची डाली गई होंगी और उनमें अब इसका 1/3 ठीक है सदस्यों की अगर बात की गई होगी तो वो कितने सदस्यों रहे होंगे, 75 के लगभग में रहे हों। ठीक है, 75 के लगभग में या 70 के लगभग में रहे हों, जितने भी सदस्य रहे हों उन पे लिखा होगा कि सेवानिवृत्त, उन पर्चियों पे लिखा होगा सेवानिवृत्त, 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 सेवानिवृत्त। अब उठाई ये पर्चियां किसने थी, 200 सदस्यों ने, लेकिन 1/3 सदस्यों की पर्चियों पर, ठीक है, 1/3 सदस्यों की पर्चियों पर, मानो इसका 1/3 65 हो गया। ठीक है, 65 मान लिया हमने, 65। अब तो 65 पर्चियों पर तो लिख दिया सेवानिवृत्त, सेवानिवृत्त। ठीक है, 65 पर्चियों पर सेवानिवृत्त। अब भैया जिसके हाथ में सेवानिवृत्त वाली पर्ची आई होगी वो ही रिटायर हो गया होगा। अब जो बच गया वो आगे की अपना कार्यभार संभालेगा, नए आए होंगे वो उनके स्थान पर कार्य करेंगे जो सेवानिवृत्त हो गए। अब ऐसे ही 1954 के बाद 1956 में 2 वर्ष हो गए होंगे, फिर पर्ची डाली गई होंगी। ठीक है, वैसे कोई हटना थोड़ी चाहे भैया, जिसे अच्छा खासा पद मिल गया हो, वो भी सांसदी का पद मिल गया हो, क्या वो हटना चाहेगा, नहीं हटना चाहेगा ना। तो यही प्रक्रिया, इसे लॉटरी प्रक्रिया भी कहा गया। ठीक है, इसे लॉटरी प्रक्रिया भी कहा गया होगा। ऐसे ही हटाए गए होंगे। फिर तो तुम समझ रहे हैं आप लोग, 54, 56, फिर 56 के बाद 58 में। अब क्या हमेशा थोड़ी चलता रहेगा, अब कार्यकाल हो गया ना, ये 2 वर्ष बाद रिटायर हो गए होंगे बेचारे, कुछ ने 4 वर्ष का लिया होगा, कुछ ने पूरे अपने 6 वर्ष। फिर उसके बाद ये रिदम बन गया। ठीक है, अब तो 6 वर्ष बाद रिटायर ही होंगे, 6 वर्ष बाद रिटायर ही होंगे।
तो इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त या रिटायर्ड हो जाते हैं। ठीक, या अब ये भी हो सकता है, क्या राज्यसभा का प्रति 2 वर्ष बाद चुनाव होता है? जी यस, राज्यसभा का प्रति 2 वर्ष बाद भी क्या होता है, चुनाव होता है। ठीक है, राज्यसभा का एक बार देखिए इसे। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव व योग्यताएं। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव व योग्यता, सबसे पहले हम योग्यताओं की बात करें। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है कोई व्यक्ति, तो वो राज्यसभा का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है। 3 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, पागल दिवालिया न भारत का नागरिक है, ठीक है, और तो वो भारत का क्या बन जाए, वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो जाए। मतलब 30 वर्ष की आय पूरी कर ली है तो वो राज्यसभा का सदस्य बन जाएगा। ठीक है, 30 वर्ष की आय पूरी कर ली हो, भारत का नागरिक हो भाई, पागल व दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब है बैंक से किसी का रुपया ले लिया हो, वापस ना किया हो। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। ठीक है, राज्यसभा का उच्च सदन का सदस्य बन सकता है। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जो चुनाव की अगर हम बात करें इन सदस्यों का, वो होता है राज्यों के, जो राज्यों की विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा, मतलब विधायकों द्वारा। किसके द्वारा, निर्वाचित सदस्यों द्वारा। मतलब निर्वाचित कौन से सदस्य हैं, इन सदस्यों को क्या नाम देंगे, विधायक। इनको क्या नाम देंगे, विधायक। ठीक है, और यहीं पर एक और वो रहती है, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, किसी भी लाभ के पद पर न हो। योग्यता में इसकी चौथी योग्यता जोड़ लेना, लाभ के। अब राज्यों की विधानसभा हैं, उनके निर्वाचित सदस्य हैं, उनके द्वारा इनका चुनाव होता है, विधायक। कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है इसकी, प्रक्रिया है भाई राष्ट्रपति वाली, समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा वो चुनाव होता है, वो गुप्त रूप से होता था, लेकिन ये जो चुनाव होता है वो खुले रूप से होता है। ठीक है, किससे होता है, खुले रूप में। समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार, लेकिन कैसे, खुली प्रक्रिया के तहत। वो गुप्त रूप से होता था, ये खुली प्रक्रिया के रूप में होता है। ठीक है, खुली प्रक्रिया के रूप में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है, खुली प्रक्रिया के रूप में होता है, वो गुप्त रूप में होता था, विधायक लोग करें। कहने का मतलब ये है कि एक क्षेत्र में एक सांसद की, मतलब राज्यसभा सदस्य की सीट है, तो वहां पे सभी पार्टियों के लोग खड़े हैं, मतलब सांसदी के लिए। तो जो विधायक है ना, वो वोट
सभी को वोट डालेंगे, लेकिन वही रहेगा कि नंबर 1 पर इन्होंने उनकी चॉइस कौन सी रही है। जो नंबर 1 पर चॉइस रहेगी वही जीत जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें यहाँ पे ये प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों की जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया, वो कहां से अपनाई है? चुनाव प्रक्रिया वो अपनाई है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव प्रक्रिया है वो हमने कहां से अपनाई है? दक्षिण अफ्रीका से। अब देखो हम बात करेंगे सबसे ज्यादा किस राज्य से राज्यसभा के सांसद आते हैं, राज्यसभा सदस्य आते हैं। तो वो देखिए कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा आते हैं आपके यूपी से, उसके बाद महाराष्ट्र से। सबसे अधिक राज्यसभा के सदस्य कहां से आए हैं? सबसे अधिक राज्यसभा सदस्य कहां से आए हैं? यूपी से। यूपी से कितने हैं? 31। कितने हैं? 31। और अगर वही बात करें यूपी के बाद किससे आए हैं? वो आए हैं आपके महाराष्ट्र से। ठीक है, कहां से आए हैं? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से कितने लिए गए हैं? 19। ठीक है, कितने लिए गए हैं? 19। तो इन दो का आप क्रम रखना। और रही बात फिर एक एक की, तो एक एक तो बहुत सारे राज्यों से लिए गए हैं। पूर्वोत्तर भारत के हमारे अधिकांशतः राज्य एक एक ही दिए हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य। ये आपका राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और ये कहाँ कहाँ से मतलब किस तरह से चुनाव होता है, क्या योग्यताएं उसकी, इसको हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के सदस्यों की। सदस्य संख्या होती कितनी है राज्यसभा में? ठीक है, अभी आपका मैं बताऊं जो पेट प्रथम हुआ था 2021 में, शायद उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा के कुल कितने सदस्य हैं। ठीक, तो ये देखते हैं हम अगला। राज्यसभा की सदस्य संख्या, ये अनुच्छेद 83 में वर्णित है। किसमें? सदस्यों की संख्या का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 83 में। ठीक है, किसमें है? अनुच्छेद 83 में। ठीक, तो देखो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, सामान्यतः सदस्य कितने हैं, मतलब वर्तमान में सदस्य कितने हैं। अधिकतम सदस्यों की बात करें, पहले नंबर तो इसकी प्रक्रिया जो सदस्यों की संख्या होने का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 83 में किया गया है। लेकिन अधिकतम हो कितने सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने? अधिकतम 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245 हैं। अब सर दिन 245 में राज्यों से कितने आए हैं? राज्य हमारे जो 28 हैं उनसे 225 के लगभग में आए हैं। और यूटी जो हमारे 8 हैं, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, उनसे 8 ही सदस्य आए हैं। और अगर हम बात करें सर चुनाव कितने का होता है, जो विधायकों द्वारा भी हमने चुनाव प्रक्रिया बताई एकल संक्रमण, वो राज्यों से कितने चुनकर आते हैं? वो राज्यों से 233 चुनकर आते हैं। और फिर सर 12 कहां से आते हैं? तो 12 सदस्यों को वही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कितने? 12 सदस्यों को। तो देखिए अब हम बात करते हैं सदस्यों की। तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं राज्यसभा में? अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। लेकिन सर वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 245। अब 245 में जो हमारे 28 राज्य हैं, यहां से कितने लिए गए हैं? 28 राज्यों से 225 सदस्यों का चुनाव हुआ है। ठीक है, और
28 राज्यों से। जो 8 यूटी हैं, 8 यूटी हैं, उनमें से 3 यूटी कौन कौन से हैं? आपका जेके है, दिल्ली है और पुदुचेरी है, पांडचेरी। ठीक है, यहां से सदस्य लिए गए, यहां से 4 लिए गए हैं, यहां से 3 लिए गए हैं और यहां से 1। तो यूटी से कितने हो गए? 8 सदस्य हो गए। 8 यूटी हैं टोटल, उनमें से 3 यूटी और 3 यूटी कौन कौन सी हैं? जेके, पुदुचेरी, ठीक है, और दिल्ली। यहां से क्या किया गया है? इतने सदस्य लिए गए हैं। ठीक है, 3 यूटी, इतने टोटल कितने हो गए? ये 8 ही सदस्य। अब इसमें एक बात और आ रही होगी आपके दिमाग में कि सर ये 245 में, ठीक है, राज्यों से और यूटी से इनकी संख्या कितनी हुई? ये तो सर 233 ही हुई। कितनी हुई? 233 सदस्य हुए दोनों से मिलाकर। ये इनका चुनाव होकर आया है, चलो ठीक है, चुनाव प्रक्रिया द्वारा आया है। सर 12 सदस्य कहां गए? तो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा 83 के तहत, मैंने पहले भी बताया था जब राष्ट्रपति जी को हमने पढ़ाया था, उस समय बताया था कि 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। वो कितने क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं? 4 क्षेत्रों से। और 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? साहित्य में कोई एक्सपर्ट हो, कला में कोई एक्सपर्ट हो, समाज सेवी हो और विज्ञान में, ठीक है, विज्ञान में उच्च कार्य कर चुका हो, या ठीक है, विज्ञान में ख्याति प्राप्त हो। तो इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों का होता है। तो अब आपको ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। 245 सदस्यों में से राज्यों से 28 आते हैं, ठीक है, 28 राज्यों से 225 आते हैं, ठीक है, इनका चुनाव होके आता। इधर जो 8 यूटी हैं, उन 8 यूटी में से 3 यूटी जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुदुचेरी, इनसे 8 सदस्य लिए जाते हैं। कितने सदस्य लिए जाते हैं? 8 सदस्य लिए जाते हैं। कहां से कितने लिए जाते हैं? 233 हो गए, इनका चुनाव होके आया है। बचे 12 कौन कहां से लेके आते हैं? राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। मनोनीत करने का जो क्षेत्र है वो कितने हैं? 4 हैं, साहित्य, कला, समाज सेवी और विज्ञान। देखो, अगर आपने जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह से पढ़ लिया तो इससे बेटर आपका तैयार करने का तरीका हो ही नहीं सकता। और आप इसे एक बार अगर अच्छे से देख लेंगे वीडियो को और दोबारा रिवीजन कर लेंगे, लेकिन नोट्स बनाना होगा, नहीं तो वीडियो दोबारा देखने में आपको टाइम जाएगा। एक बार नोट्स इसी तरह जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आप बना लें तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके अगली बात करें वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, अब अगला हम बात करें तो वो है राज्य सभा का कार्य। ठीक है, राज्यसभा के कार्य की बात करें तो राज्यसभा के कार्य अलग अलग अनुच्छेदों में दिए हुए हैं। जैसे 67 में राज्यसभा, 67 के तहत राज्यसभा के जो सभापति जी होते हैं और उप सभापति या उपसभापति होते हैं, उनको हटाने का जो पहल है वो किसके द्वारा की जाती है? वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही लाया जाता है। प्रस्ताव लाया जाता है वो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा ही लाया जाता है 267 के तहत, 67 के तहत। वही 249 की बात करें, 249 के तहत राज्यसभा क्या करती है?
अपने जो राज्य सूची का कोई विषय है, उस राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून बनवाना चाहते हैं तो राज्यसभा ही इसकी पहल करती है। मतलब राज्य सूची का कोई विषय है, उस विषय पर केंद्र कानून बनाए, इसकी पहल, इसकी शुरुआत कौन करती है? राज्यसभा ही करती है। दूसरा हमारा इसका कार्य है वो रहेगा 312 के तहत, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन किया जाता है वो भी राज्यसभा द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा ही। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 67 में, अनुच्छेद 67 के तहत क्या है कि सभापति और सभापति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत मतलब 67 के तहत सभापति को हटाने का जो प्रस्ताव लेकर आएंगे वो कौन लेके आएंगे? राज्यसभा के सदस्य ही लेके आएंगे। मतलब लोकसभा के सदस्य इस प्रस्ताव को नहीं ला सकते। तो सभापति को हटाने का प्रस्ताव अनुच्छेद 67 के तहत वो किसके द्वारा लेके आया जाएगा? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा या राज्यों के राज्यसभा द्वारा। ठीक है, ये प्रस्ताव इनके द्वारा लाया जाता है अनुच्छेद 67 के तहत। एक मिनट, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि जो राज्यसभा के सदस्य ही क्या करते हैं, उस बात की पहल करते हैं कि भाई हम अपने सभापति या उपसभापति को हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ पे होगी? वो होगी राज्यसभा में। अब ये सभापति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति है। अब यहीं पर एक शब्द और आता है उपसभापति। उपसभापति इन्हीं राज्यसभा के सदस्यों में से एक उपसभापति का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। आपस में से ये लोग चुन लेते हैं। तो सभापति को और उपराष्ट्रपति को हटाने की जो पहल है वो राज्यसभा द्वारा ही की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला कार्य हमारा क्या है? अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 में जो वर्णन किया गया है वो वर्णन ये है कि राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा जैसे कोई राज्य सूची का विषय है। वैसे 3 प्रकार की सूचियां हैं, 3 प्रकार की सूचियां हमने आपको पीछे पढ़ाई लेकिन फिर भी बता रहे हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन पर संघ कानून बनाएगा, मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी। इन विषयों पर राज्य सरकार, इन पर दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बात चल रही है कि राज्य सूची पे वैसे तो सामान्य तौर पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकारें बनाती हैं। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे ये बताएगा अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा है वो इस बात की पहल करना चाह रही है कि राज्यों द्वारा कोई विशेष परिस्थिति है, मानो कोई विशेष परिस्थिति है, उस कंडीशन में राज्यसभा कानून बनवाना चाह रही है। किससे? केंद्र सरकार से। तो राज्यसभा के सदस्य ही इस बात की शुरुआत करेंगे कि हाँ, इस राज्य सूची के विषय पर कानून आप बनाइए। और अगर राज्यसभा के जो सदस्य हैं इस बात को तैयार हो जाते हैं कानून बनवाने के लिए, तो केंद्र सरकार कानून बना देती है। और अगर वो कानून बन जाता है तो वो लागू कितने दिन तक रहेगा? 1 वर्ष तक। कितने दिन तक कानून रहेगा लागू? 1 वर्ष तक। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत विशेष परिस्थिति के समय राज्य सूची के
विषय पर कानून बनाने की पहल, कानून बनाने की पहल कौन करे? कौन करे? राज्यसभा करे, सभा करे। तो कानून वो विषय किसका है? राज्य सूची का। तो कानून कौन बनाएगा? केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा, केंद्र द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है, राज्य कानून बनाने की पहल कौन कर रही है? राज्यसभा कर रही है। तो कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा। और ये केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून कितने समय तक लागू होगा? 1 वर्ष तक। कितने समय तक? 1 वर्ष तक लागू होगा। ठीक है, 1 वर्ष तक ही मान्य होगा ऐसा कानून और फिर वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो अगला इसका कार्य क्या है? देखो यहाँ जो पहल की है ना कानून बनाने की, वही इसका कार्य है। वही इसका क्या है? कार्य है। किसका? राज्यसभा। ठीक है, वही इसका कार्य। अब हम अगली बात करें, वो है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 312 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 312 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 312 में इसका ये कार्य है कि राज्यसभा है वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का क्या कर सकती है? सृजन कर सकती है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 312 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? इसमें है नई अखिल भारतीय सेवा। किसकी बात की गई है इसमें? नई अखिल भारतीय सेवाओं की बात की गई है। और नई अखिल भारतीय सेवाओं से का जनक है वो हमारे सरदार पटेल जी को माना जाता है, अखिल भारतीय सेवाओं को। लेकिन सिविल सेवा का जनक है भारत में, वो किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, तो नई अखिल भारतीय सेवा, अखिल का मतलब संपूर्ण भारत के लिए सेवाएं, जैसे IAS, IPS और हमारा अभी जो नया बना है वो IFS बना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यसभा नई अखिल भारतीय, अखिल भारतीय सेवाओं का, सेवाओं का क्या कर सकती है? सृजन कर सकती है। सृजन। तो पहले कितनी थी? आप ठीक है, नई अखिल भारतीय IAS, ठीक है, हमारा जो IAS है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वाले हैं, IPS, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज। ठीक है, और ये मूल रूप से थी, ये मूल रूप से हमारे यहाँ पे थी। ठीक है, लेकिन बाद में जो तीसरे नंबर की जोड़ी गई वो कौन सी थी? बाद में, ठीक है, बाद में जोड़ी गई है 1966 में IFS, IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, ये वाली थी, ये बाद में जोड़ी गई है। अखिल भारतीय सेवा 1966 में जोड़ी गई है। लेकिन अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं का भारत में जनक कौन है? अखिल भारतीय वालों के थे सरदार पटेल जी। ठीक है, कौन थे? सरदार पटेल, ये हमारे जनक हैं अखिल भारतीय सेवाओं के भारत में। अगर हम बात करें भारत में सिविल सेवाओं का जनक किसे कहा गया है? सिविल, इन्हीं को सिविल सेवा पहले जाना जाता था। सिविल सेवाओं का जनक कौन है?
सिविल सेवाओं का जनक है लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ये क्या है, सिविल सेवाओं के जनक है। ठीक है, तो अब इन तीन के अलावा कोई नई अखिल भारतीय सेवा गठित करना चाहे तो कौन करेगा, राज्यसभा ही करेंगे। कौन करेंगे, राज्यसभा ही करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये आपको पता पड़ गया होगा। यहाँ पे एक चीज और आपको ये ध्यान देखना, एक सेकेंड। ये 67 में एक बात का ध्यान रखना, जब भी प्रस्ताव आएगा तो 1/4 सदस्यों द्वारा, 1/4 सदस्यों द्वारा क्या किया जाता है, सदस्यों द्वारा 14 दिन पहले, 14 दिन पहले क्या दी जाती है इनको, राज्य सभापति को सूचना दी जाती है। इस बात को और जोड़ लेना आप लोग। ठीक है, 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, हाँ, कि हम प्रस्ताव लेके आएंगे, तभी प्रस्ताव लाया जाएगा। और उपराष्ट्रपति को भी उनसे बोला जाएगा 14 दिन पहले कि आपको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है, सभापति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो कुछ 2-4 पॉइंट और हैं, उसको देख लीजिए। देखिए, जैसे राज्य सभा की कार्यवाही, कार्यवाही कौन करता है, तो कार्यवाही कौन करता है, जो सभापति होगा। कार्यवाही कौन करते हैं, सभापति। और अगर सभापति नहीं है तो कौन करेंगे, उपसभापति। उपसभापति, ये सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति ये सदस्य जो 233 सदस्य हैं चुने हुए या निर्वाचित, उन्हीं में से इनमें बना लेते हैं अपने एक को, किसी को उपसभापति। बाई चांस क्या होता है, सभापति जी किसी दिन अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी कार्रवाई कौन संभालते हैं, सभापति जी संभालते हैं, उपसभापति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करें प्रथम, प्रथम सभापति कौन रहे होंगे, प्रथम सभापति कौन रहे होंगे, आप सबको पता है प्रथम सभापति हमारे कौन थे, एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रथम राष्ट्रपति थे, एस राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम सभापति रहे होंगे। प्रथम उपसभापति कौन रहे होंगे, उपसभापति कौन रहे थे, कृष्ण मूर्ति राव। ठीक है, प्रथम उपसभापति रहे थे कृष्ण मूर्ति राव। और अगर हम बात करें प्रथम विपक्ष के नेता कौन रहे थे, प्रथम राज्यसभा में प्रथम विपक्ष के नेता श्याम नंदन। ठीक है, श्याम नंदन प्रसाद, प्रसाद ये विपक्ष के नेता थे, लेकिन वास्तव में थे जो, वो कौन थे, वो थे कमलनाथ त्रिपाठी। ठीक है, वास्तव में कौन थे, कमलनाथ। ये तो अस्थायी रूप से बने थे, ये क्या थे, अस्थायी रूप से लोकसभा उसके राज्यसभा के प्रथम विपक्षी नेता बने थे, प्रथम विपक्षी नेता। ठीक है, प्रथम विपक्षी नेता श्याम नंदन प्रसाद अस्थायी रूप से, लेकिन वास्तव में स्थायी रूप से विपक्षी नेता बने थे, वो कौन थे, कमलनाथ त्रिपाठी। वो कौन थे, कमलनाथ त्रिपाठी। ये थे जो लगभग में पहली बार 1977 के लगभग में बनाए गए थे। तो देख लीजिए आप इनको एक बार, ये हमारे क्या थे, प्रथम सभापति, उपसभापति, प्रथम विपक्ष के नेता। ठीक है, अब एक जो हमारा पॉइंट है वर्तमान में कौन है। ठीक है, वर्तमान में, वर्तमान में
कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। वर्तमान में सभापति। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। धनखड़ जी हैं। और वर्तमान में उपसभापति, उपसभापति उपसभापति कौन है? वर्तमान के जो उपसभापति हैं वो हैं हमारे, कौन है उपसभापति? हरिवंश राय। हरिवंश राय नारायण। हरिवंश नारायण राव ये हैं। ठीक है। अगर हम यही विपक्ष के नेता की बात करें, अभी कौन है विपक्ष के नेता? नेताजी। वो कौन है? वो है हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे हैं। ये हमारे अभी विपक्ष के नेता हैं। और इसके नेता कौन है? पक्ष के नेता मतलब राज्यसभा का नेता कौन है अभी? तो वो है पीयूष गोयल जी। ठीक है। पीयूष गोयल जी ये हमारे क्या हैं? राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। तो देखो ये हमने आपको सारा लगभग में मेरे हिसाब से राज्यसभा का कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर और लाइक जरूर करें। और पसंद ही नहीं आया, जब आपको ही पसंद नहीं आए तो दूसरे के पास शेयर भी मत करिए। तो अब देखते हैं, अभी कुछ और तो नहीं बचा है। तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना और देख लेना। शेयर और लाइक जरूर करना। तो आप लोग लगातार देखते रहिए, हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी तीनों सब्जेक्टों की। जल्द ही आपको हिंदी का भी अब कार्य शुरू करा दिया गया है। तो चलिए, थैंक यू।